जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर आप सभी का सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो हमने पिछले वीडियो में अपने मैथमेटिक्स के विस्तृत सिलेबस पर चर्चा किए थे हम लोग। तो उसमें हमने जो पहला चैप्टर डिस्कस किया था अपने सिलेबस में वो था हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग जो अपना स्टार्ट करेंगे अपना स्टडी का कार्यक्रम मैथ का, उसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। तो उसी के क्रम में हम लोग आइए सीखते हैं नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर जो हमारा अरिथमेटिक का है वह है नंबर सिस्टम। तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। जो हमको पढ़ना है जो चैप्टर, अगर हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना होता है कि क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो फिर उसी के क्रम में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें हम विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग संख्याएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में जानेंगे, हम उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो फिर इसकी एक अगर प्रॉपर डिफिनीशन लिखी जाए तो होगी वह पद्धति जिसमें हम विभिन्न संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, संख्या पद्धति कहलाती है। तो फिर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसी संख्या पद्धति में ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी, जो हमारा एग्ज़ाम होता है टेट सीटेट इन सब में, कि अंक और संख्या में अंतर क्या है, डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है। आप लोग भी सुनते होंगे डिजिट क्या होती हैं। तो आप लोग जनरली जब मोबाइल नंबर की बात होती है तो बोलते हैं 10 डिजिट है। इसका मतलब क्या है, डिजिट्स क्या होती हैं। जो हमारी नंबर्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, वो सारी अलग अलग लिखने पर क्या होती है, डिजिट्स कहलाती हैं। तो अगर हम इसका डिफिनीशन देखें अंक का या फिर डिजिट्स का, तो गणित में 0 से लेकर 9 तक के जो संकेत प्रयोग किए जाते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आता है, आपके डिजिट्स यानी अंक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी मोबाइल नंबर हो तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 10 अलग अलग डिजिट्स होते हैं, बोले जाते हैं अलग अलग ना। तो फिर उसी तरह से 0 से लेकर 9 तक जो भी अलग अलग नंबर्स हैं उनका जब अलग अलग यूज होता है तो वो डिजिट्स में आती हैं। तो फिर यहाँ से आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर फिर नंबर क्या है। अगर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है तो नंबर क्या है। तो नंबर, आइए आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ नंबर क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए साथियों, हम देखते हैं अभी आपने क्या देखा है, डिजिट्स, अंक क्या होते हैं। अब हम जानते हैं नंबर क्या है, संख्या। संख्याएं कब बनती हैं, जब एक से अधिक अंकों को हम मिला देते हैं तो फिर संख्या का निर्माण हो जाता है। यानी एक से अधिक जब डिजिट्स मिल जाती हैं तो फिर क्या बन जाती है, हमारी संख्या बन जाती है। जैसे संख्या कोई भी हो, अब ये देखिए 1 2 3 है, ये क्या है, एक संख्या है। कैसे मिलकर बनी है, इसमें कौन कौन सी डिजिट शामिल है, 1 है, 2 है, 3 है। ये जब तीनों डिजिट्स मिल गई तो किसका निर्माण हो गया, संख्या का निर्माण हो गया। तो इसी तरह 2 4 1, इसमें कौन कौन सी डिजिट शामिल हैं, 2 है, 4 है, 1 है। ये सारी जो डिजिट्स हैं ये किसके बीच में आ रही हैं, 0 से 9 के बीच में। हमने बताया था ना कि डिजिट्स की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। और संख्याएं हमारे पास अनंत होती हैं, हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं उन्हीं 10 डिजिट्स का यूज़ करके। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अंक और संख्या में अंतर क्या है, डिजिट और नंबर में क्या अंतर है, कैसे हम पहचानेंगे कौन डिजिट है कौन नंबर है। तो मान लो अगर हम कोई डिजिट्स, हमने क्या बताया आपको, 0 से लेकर 9 तक जो भी संकेत हैं वो सब क्या हैं, डिजिट्स हैं। तो अगर हम कोई जैसे ले रहे हैं, मान लो कोई मोबाइल नंबर है, कोई भी नंबर हो, जैसे कोई पिन कोड हो, मान लो क्या है 222333, ठीक, ये क्या है, आपका पिन कोड है। ये कैसे बना है, कितने डिजिट से मिलकर बना है, ये 6 डिजिट से मिलकर बना है। कितने डिजिट से, 6 डिजिट से मिलकर बना है ना। इसमें टोटल कितने अंक हैं, 6 हैं। कौन कौन से, 2 है, 2 3 3 3, ठीक। ये सारे अलग अलग क्या कहलाएंगे, डिजिट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर हमको जानना है नंबर क्या है,
अगर हमसे पूछा जाए नंबर फिर क्या है, तो हम क्या बताएंगे, हम इसी को जब साथ में पढ़ेंगे, साथ में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर वो क्या हमारे लिए हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो फिर हम इसी को जब कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्या ये हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर 231, 241, 242, ये सब क्या है हमारे लिए, एक नंबर हो गया। ठीक, तो डिजिट्स मान लो कोई भी मोबाइल नंबर अगर हमारे पास हो 9268743142, ठीक, ये कोई मोबाइल नंबर है मान लो। तो फिर इसमें देखो कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट हैं। ठीक है, तो 10 डिजिट में देखो कौन कौन से शामिल है इसमें, हमने कहा था 0 से 9 तक होने चाहिए डिजिट्स, तो इसमें देखो 9 है, 2687433142, ये सब अलग अलग डिजिट्स यूज हुए। ठीक है, इन्हीं से मिलकर ये पूरा क्या एक नंबर बन गया है। ठीक, तो फिर यही डिजिट्स और आपके नंबर्स में डिफरेंस है। आप लोग जो है समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। फिर आइए अब हम लोग आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि संख्याएं होती कितनी तरह की हैं। अभी हमने इसके पहले पढ़ा अंक के बारे में, संख्या के बारे में, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम क्या है। अब हम जानेंगे संख्याएं होती कितनी तरह की हैं, जिनको हमको पढ़ना है, जिनके बारे में। तो फिर संख्याएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हम इनको कहते हैं रियल नंबर्स, वह संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ऐसी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी या फिर रियल नंबर्स कहलाएंगी। जैसे कि आपका एग्जांपल्स में हो गया 2, 3/4, -6/7, 0, √7, √3। आपका इसी में पाई भी आएगा, कोई अगर डेसिमल में नंबर है वो भी किस में आएगा, ये सभी आपकी वास्तविक संख्या में आएंगी। ठीक है, पाई एक वास्तविक संख्या है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाई इमेजिनरी है या फिर रियल नंबर है, तो आपको याद रखना है पाई क्या है, पाई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और जितनी भी आपकी डेसिमल्स में, दशमलव में नंबर्स आएंगी, वो सभी भी आपकी वास्तविक संख्या में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे कि वह संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपकी जितनी भी नंबर्स हैं, जैसे 2, 3/4, -6/7, √7, √3, √5, 6.233, पाई, ये सब आपका किस में आएगा, रियल नंबर्स में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे काल्पनिक संख्याएं क्या है। व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, काल्पनिक संख्याओं में जितने भी नंबर्स हैं जो माइनस में हों, रूट के अंदर हों, ऐसी संख्याएं जो निगेटिव हों और रूट में हों, वो सारी किस में आएंगी, आपकी काल्पनिक संख्याओं में आएंगी। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल में चाहे जो भी आप लिख सकते हैं, रूट में नंबर्स होनी चाहिए आपकी, और वो भी निगेटिव के साथ। तो फिर -√7, -√5, -√4, ये सारी संख्याएं आपकी किस में आएंगी, काल्पनिक संख्या में आएंगी। एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग 12th में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, नोट कर लेंगे आप लोग इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको, एक बार आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हमने आपसे बताया कि काल्पनिक संख्याओं में एक चीज़ आपको ये जानना है, अगर 12th में मैथमेटिक्स आप पढ़े रहे होंगे, तो एक ये इस तरह से कुछ साइन होता है आई, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आई की वैल्यू रूट में -1। ठीक है, रूट में -1 होती है आई की वैल्यू। तो जो भी हमारी इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, चाहे जो भी, अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि -√7 हो गया, -√6 हो गया, ये सारी क्या है, इमेजिनरी नंबर हैं। तो हमने बताया कि आई की वैल्यू होती है -1। तो फिर जैसे आपका √7 है, रूट -7 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। -√7 है, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √7 × -1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी
ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 7i, क्या हो जाएगा 7i, ठीक है। इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है -√1, तो हम इसको लिख सकते हैं 7i, ठीक है। ये रहा आपका वास्तविक नंबर्स और काल्पनिक नंबर्स। अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम जानेंगे वास्तविक संख्याओं के कितने टाइप हैं। वास्तविक संख्याओं को हम मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वह संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्याएं जिसको हम जनरली फ्रैक्शन के फॉर्म में व्यक्त कर सकें, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में, ठीक, उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इसमें कंडीशन होनी चाहिए। जो p/q हमारा होगा, जैसे जो फ्रैक्शन हमारा जो भी भिन्न बनेगी, मान लो कोई भिन्न है हमारी, ये 2/3 हो गई, 3/5 हो गई, इसमें जो आपका ये हर होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपकी कंडीशन है किसमें? परिमेय संख्या में। जो हर की वैल्यू हो वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। और कैसे होना चाहिए? भिन्न के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। और एक कंडीशन है कि p और q, मान लो ये आपका p है, ये q है, इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक को छोड़कर इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब गुणनखंड क्या है इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगा। आप लोग अभी इतना याद रखेंगे कि जो हमारी परिमेय संख्या होगी उसको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, यानी भिन्न के फॉर्म में। और उसमें जो q की वैल्यू होगी, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा यानी हर, उसकी वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। ऐसी संख्या है जिनको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें और q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर -9/5 है, -8/3, 0। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि 0 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप लोग कैसे इसको पहचानेंगे 0 परिमेय है कि नहीं? तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि मान लो कोई भी नंबर हो, उसको हम, जैसे हमारे पास 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? कोई क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं ना, 2 ही रहेगा। तो इसी तरह अगर आपका 0 है, 0 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 0/1, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। और हमारी जो कंडीशन है वो भी फॉलो हो रही है। इसमें p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया 0 को। और क्या नहीं है, देखिए आप q हमने बताया था ना, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या इसमें 0 हर 0 है? नहीं है ना, तो फिर इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब से आप लोग याद रखेंगे 0 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 हो गया, 3 हो गया, -3/5 हो गया, ये सारी आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। व्हाट इज इरेशनल नंबर? वह संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं में जैसे रूट में कोई भी हमारी नेचुरल नंबर है, जैसे √2, √3, √5 या फिर पाई की वैल्यू। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या √2 की वैल्यू आप लोगों को अगर पता हो तो कुछ इस तरह से होती है 1.4143, ऐसे डॉट डॉट करके। ये ना तो जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं ये तो ना तो रिपीट करते हैं, ना तो कहीं टर्मिनेट होते हैं, ना ये ख़त्म होते हैं, ये ऐसे बढ़ता ही रहता है। इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ऐसे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। इसलिए जो भी रूट्स में नंबर्स हैं जो, और उनकी वैल्यू क्या है? कहीं भी टर्मिनेट नहीं होने वाली है, आगे बढ़ती ही रहने वाली है, वो सभी आपकी अपरिमेय संख्या में आएंगे। जैसे √2, √3, √5। और आपकी जैसे पाई की वैल्यू हुई, पाई की वैल्यू क्या होती है? आप लोग मैथ्स में 22/7 पढ़ते हैं लोग, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। वो क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हमारे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब पाई का यूज आता है तो फिर उसको सिंपल रखने के लिए 22/7 अज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरह से होती है 3.1415, ऐसे करके, मतलब ये आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। ना तो रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी। तो अभी हमने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनमें क्या हो, जिनकी जो वैल्यू हो पॉइंट के बाद आगे बढ़ती ही रहे, ना तो टर्मिनेट हो रही हो ना तो रिपीट हो रही हो, तो ये सारी आपकी आएंगी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स।
ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। कोई भी चीज़ हमको जब गिननी होती है तो जिन नंबर्स का यूज हम गिनने के लिए करते हैं वही सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इन संख्याओं को हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है एक दो बार कि दे दिया है उसमें कि इसमें से हिंदू अरबी संख्याएं बताइए कौन है। तो आप लोगों को जब पता रहेगा कि हिंदू अरबी संख्याएं होती क्या हैं तभी तो बता पाएंगे। आप लोग तो यही पढ़ते आए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, लेकिन पूछ लिया जाए अगर आपसे हिंदू अरबी संख्याएं क्या हैं तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदू अरबी संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स में क्या आती हैं, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं वही सारी आएंगी। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप लोग का जवाब क्या होगा, 1, 1 होगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। जो हमारी 0 होती है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, तो नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसके पहले आपने देखा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। अब आप जानेंगे कि पूर्ण संख्या या होल नंबर्स किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी नंबर थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। अगर हम उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर हमारी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, 0 को जब प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, तो हमने यही डिफिनीशन लिखी है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। ठीक है, और होल नंबर्स में क्या क्या आएंगी, 0 के साथ जितनी भी प्राकृतिक संख्या आएंगी सभी इसमें शामिल रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूर्ण संख्या। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन कभी भी सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब आप लोग इस तरह समझिए कि आखिर पूर्ण संख्या में आता क्या क्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। और इसके पहले जो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसमें क्या आया था कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हमारी जो होल नंबर है इसी में तो आएगी सारी प्राकृतिक संख्या। देखिए आप लोग ध्यान से, इसी में तो आ रही सारी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या जो 0 है वो प्राकृतिक में शामिल हो सकता है, नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये देकर पूछ लिया जाता है ट्रू फॉल्स, या फिर कौन सा सही है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आपका पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स, व्हाट इज़ इंटीजर्स। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0, तीनों को मिलाकर ही किस में रखा गया है, पूर्णांक में, इंटीजर्स में। तो हमने वही चीज़ लिखा है कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी जो हैं किस में आएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और 0 जो होगा उसको हम उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ कि पूर्णांक संख्याओं में और क्या क्या आएंगे। आइए एक बार हम देखते हैं कि पूर्णांक है कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो आपकी नंबर लाइन है, क्या, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। अगर हमको इस पर रिप्रेजेंट करना हो, मान लो ये आपका 0 है यहाँ पर, ठीक, और ये इसके जो राइट साइड हैं वो सारी किस में आएंगी, वो आएंगी आपकी धनात्मक संख्या है। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, इस तरह से क्या है, ये सारी क्या आएंगी, धनात्मक पूर्णांक। अब इसके लेफ्ट साइड में 0 का क्या आएगा, निगेटिव नंबर्स आपकी आएंगी, -1, -2, -3। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, माइनस इनफाइनाइट तक, इधर जो है इनफाइनाइट तक। ठीक, तो फिर हमने क्या बताया, पूर्णांक जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं हैं। ये 0 है, 0 के राइट साइड में जो भी नंबर्स आएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक हुए। 0 के लेफ्ट साइड में सभी ऋणात्मक पूर्णांक हुए, यही हमने लिखा ना, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक,
तथा 0, ये सब जब तीनों जो है ऐड हो जाते हैं तो यही आपकी किस में आते हैं, पूर्णांक में। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये धनात्मक पूर्णांक कहलाता है 0 के राइट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 को हम लोग उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम जानते हैं सम संख्याएँ क्या होती हैं। सम संख्याएँ या इवन नंबर ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका 2 हुआ, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 4 हुआ, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 6 हुआ, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 8 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 0 में लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 0 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो फिर आपको हम ये बताते हैं कि देखिए 0 है, 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। तो फिर यही तुम्हारी डिफरेंस। हम आपको ये बता रहे थे कि 0 जो है सम संख्या है कि नहीं। 0 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और हमारी डिफिनीशन भी यही हमको बताती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो किस में आएंगी, आपकी सम संख्याओं में आएंगी। तो इसीलिए हमने 0 को किस में रखा है, सम संख्या में। ठीक है, तो आपको अब से ये चीज़ याद रखनी है, हमारी 0 क्या है, एक सम संख्या है। और जितनी भी ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी वो आपकी सम संख्या में आएंगी, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। तो आप इसको नोट कर लेंगे, सम संख्याएँ। अब इसके बाद हम जानते हैं कि विषम संख्याएँ क्या है। विषम संख्याएँ या फिर ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब क्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं ना। तो फिर इसलिए इनको जो है विषम संख्याएँ कहेंगे। तो चाहे पॉजिटिव नंबर्स हों चाहे फिर निगेटिव नंबर्स हों, आपकी 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसी नंबर्स आपकी क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएँ कहलाएंगी। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्याएँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे जो है कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। मैं बताऊंगा आगे, क्वेश्चन भी आपको लेकर के दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या। ऐसी संख्याएं, इनको जो है रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। ऐसी संख्याएं जो जिनका जो है जो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो और किसी से न विभाजित हो। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद स्वयं हो और एक क्या हो, 1 हो। तो फिर इस तरह की संख्याएं हम जो है प्राइम नंबर्स में रखेंगे या फिर अभाज्य संख्या में रखेंगे। तो हमने डिफिनीशन भी वही लिखा है कि इनको जो है रूढ़ संख्या भी कहते हैं। और ये ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। पहले तो हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वह खुद होती है और एक 1 होता है। तो फिर मान लो अगर हम 2 को लेते हैं, 2 के अगर हम गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे। 2 के आपको गुणनखंड, अभी गुणनखंड के बारे में नहीं जानकारी होगी तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा आगे। 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं। ठीक है, 3 के अगर हम लें तो 1 और 3 होंगे। इसी तरह 5 के 1 और 5 होंगे। इन सभी के गुणनखंड कितने हैं, एक तो 2 खुद है और एक 1 है। 3 के एक तो 3 खुद है, दूसरा 1 है। इसी तरह 5 खुद है और 1 है। ठीक, हमने यही तो डिफिनीशन बताई है अभी इसकी, कि जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो वह खुद हो और एक 1 हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो जिसमें आएगी आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है, इस तरह से आपकी ये सभी किस में आएंगी, आपकी अभाज्य संख्या में आएंगी। आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानने हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारे होती है वो क्या है, इसमें 2 है। क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है। सम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो कि अभाज्य भी हो और सम भी हो। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें से आपको सम संख्या कौन सी नज़र आ रही, 2। तो यही आपकी क्या होगी, सम अभाज्य संख्या। अकेली केवल 2 है जो कि सम अभाज्य संख्या भी है और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है,
अब इसी से रिलेटेड है प्रथम विषम अभाज्य संख्या। प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या होगी इसमें, आप लोग बताइए। विषम संख्या कौन सी है इसमें, अभाज्य भी हो विषम भी हो। 2 तो सम हो गया तो 3 है, तो यही इसमें होगा। प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी आपकी। अब 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि 1 से लेकर 100 तक अगर हमको जानना होगा फिर तो गिनना होगा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा, कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना होगा, ठीक है, याद कर लीजिए। बाकी कैसे हम जानेंगे अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊँगा, ठीक है। पहले आप लोग जो फैक्ट्स है उतना याद रखना पड़ेगा आपको। 1 से लेकर जो हमारे पास अभाज्य संख्याएँ होती हैं वो टोटल होती हैं 25, कितनी, 25 होती हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है। और 1 से लेकर 200 तक टोटल होती हैं 46, कितनी होती हैं, 46। और 1 से लेकर 1000 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 168, यानी 168, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि लगातार अभाज्य संख्याएँ पूछ लेता है कभी कभी, लगातार अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी हैं। लगातार मीन्स जो मतलब रेगुलर इंटरवल पर आए। रेगुलर इंटरवल जैसे आप इसमें देखेंगे 2 के बाद 3 आ रहा है, कितने का गैप है, 1 का। 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 और 5 में कितने का गैप है, 3 + 2, 2 का गैप है ना, तभी तो 5 हो रहा है। 3 + 2, 2 का गैप है। अगर हम 5 से देखेंगे, 5 से 7 कितने का गैप है, 2 का, है कि नहीं। तो 3 और 5 के बीच में जो इंटरवल है और 5 और 7 के बीच में जो इंटरवल है वो सेम है कि नहीं, 2 है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे 7 से 11 तो यहाँ 4 हो जा रहा है इंटरवल, ठीक, वो रेगुलर नहीं है। अब इसके बाद 11 से 13 यहाँ 2 है, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन 3 से 5, 5 से 7 के बीच में क्या है, सेम है। तो इसलिए जो लगातार हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी 3, 5, 7 हो जाएगी, ठीक है। 3, 5, 7 जो है लगातार अभाज्य संख्या में आएंगी। इसके बाद अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक फैक्ट और है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है। तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और थे जिनके बारे में हम जान लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको जानना ज़रूरी है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, 15 होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, कितनी, 10 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। और एक नोट करके आपको इसको लिखना है, बहुत ही ज़रूरी है फैक्ट ये, कि जितनी भी अभाज्य संख्याएँ हैं केवल 2 और 3 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएँ आपकी हैं वो इस फॉर्म में होंगी, 6k ± 1। इसका मतलब मैं भी समझाता हूँ क्या है। 6k ± 1 आप लिखे यहाँ पर 6k ± 1। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि k की वैल्यू कुछ भी रखिए, हमने कहा कि इन 2 अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके बाकी जो भी हैं वो इस फॉर्म में होंगी, तो आपको यही चेक करना है। 2 और 3 को छोड़ कर, ये तो एक्सेप्शन है, इसको छोड़ देना है। आपको k की वैल्यू 1 रखना है। मान लो k की वैल्यू 1 हम इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 1, k की वैल्यू 1 है, फिर ±1, 6 × 1 = 6, तो ये हो जाएगा 6 ± 1। अगर हम प्लस लेते हैं तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस लेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और माइनस लेंगे तो 6 - 1 5 हो जाएगा कि नहीं। तो फिर यही चीज़ हम आपको समझाना चाहते थे कि देखिए 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसीलिए जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, केवल 2 और 3 को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं बनेंगी वो हमेशा इस फॉर्म में जो है रहेंगी, 6k ± 1। यहाँ पे अगर आप k की कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको जो है कोई ना कोई अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को नोट कर लेंगे, और ये सारे फैक्ट्स जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जिनको जो है आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो नोट करिए, फिर आगे की अब हम जानेंगे। अभी इसके पहले हमने देखा अभाज्य संख्या के बारे में, अब जानेंगे हम भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके कितने गुणनखंड हों, मतलब 2 से ज़्यादा हो। अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक खुद हो एक 1 हो। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भी गुणनखंड हो, यानी जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होती है, उस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्याओं में क्या क्या आएंगी? 4, 6, 8, 9, 10, ये सभी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी होगी 4। अब आपको ये बता दें, अभी आपने क्या पढ़ा? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 है, 4 का अगर हम आपसे कहें गुणनखंड निकालने के लिए 4 का, तो 1 होगा, 2 होगा, और इसका गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। हमने अभी यही तो बताया कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक तो ये हो गया स्वयं मतलब 4 ये है, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये भाज्य संख्या कहलाएगी। और इसको जो है यौगिक संख्या भी कहेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो भाज्य भी हो और विषम भी हो। तो फिर ये क्या है? विषम, इसमें से देखिए ये सम है, ये भी सम, ये भी सम, ये लेकिन विषम है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी हमारी? 9 होगी। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे की चीज़, नोट कर लीजिए आप लोग। तो भाज्य संख्या जो है हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जुड़वा भाज्य संख्याएं, या फिर ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करके बताता हूँ जुड़वा भाज्य संख्या किसको कहते हैं। इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स है ये दोनों आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। जुड़वा भाज्य संख्या या फिर ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो, उनको हम कहेंगे जुड़वा भाज्य संख्याएं। इसमें कंडीशन ये है कि अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो दोनों रहेंगी, जुड़वा भाज्य संख्या मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जोड़े में रहेंगी 2, और क्या है? दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और उनके बीच का जो डिफरेंस रहे वो 2 रहे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा है 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का अंतर कितना है? 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, या फिर ट्विन प्राइम नंबर भी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इन सब पर बेस्ड। जैसे 11, 13 है, ये बताइए ये दोनों अभाज्य हैं कि नहीं? ये आपने अभाज्य संख्या पढ़ा ना, तो अभाज्य संख्याएं दोनों हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो 11 और 13 ये भी क्या है? जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं। अगला है 41 और 43, क्या है? 41 और 43, तो फिर इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का। 41 और 43 कितना गैप होगा? 2 का। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगी? जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, 5 है, 7 है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 का। तो ये भी क्या है? जुड़वा भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, डिफिनीशन अच्छे से लिख लेंगे, और जो है इसको रिमेंबर रखेंगे, नोट कीजिए। अब हम जानेंगे सहभाज्य संख्याएं क्या हैं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या फिर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 के अतिरिक्त और कोई ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स या फिर सहभाज्य संख्याएं। क्या है? जिनका HCF 1 हो, HCF समझते हैं आप लोग, महत्तम समापवर्तक, जिनका जो है HCF 1 हो, या फिर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई ना हो, इस तरह की संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर कहेंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इसमें, जैसे हमारा है 21 और 25। अच्छा ये बताइए आप लोग, 21 और 25 के अगर हम गुणनखंड देखें, मान लो हमारा 21 है, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, और क्या होगा आपका? 21 होगा। ठीक है, और 25 है, 1 होगा, 5 होगा, और क्या होगा इसका? 25 होगा। ठीक है, ये गुणनखंड हैं। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि इन दोनों के जो गुणनखंड हैं, ये इसमें आपस में कॉमन कितने हैं? केवल एक ही है, एक ही कॉमन है ना, 1 3 5 7 21, 1 5 25। तो क्या इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है केवल एक और एक ही तो मिल रहा है। तो
तो यही चीज़ तुमने बताया कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो या फिर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों में कॉमन एक के अलावा और कोई ना हो, तो एक ही तो है। तो फिर ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी आपकी सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। 21, 25, 9, 16 का भी इसी तरह से होगा। तो फिर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आपको सहभाज्य संख्या के लिए ये आवश्यक नहीं है कि ये आपकी जो संख्याएं हो अभाज्य संख्याएं ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभाज्य संख्याएं। 21 क्या है, ये भाज्य संख्या है, 3 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, और 25 भी डिवाइड। तो ये ज़रूरी नहीं कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो केवल एक हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो मैं बताता हूँ परिपूर्ण संख्या क्या है, परफेक्ट नंबर नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद बताता हूँ। अब हम देख लेते हैं परिपूर्ण संख्या क्या है, यानी फिर परफेक्ट नंबर। ऐसी संख्याएं जो अपने गुणनखंड के योगफल के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनका जो गुणनखंड आए उनका अगर हम सम करें तो उसी संख्या के बराबर हो जाए। तो इस तरह से जो भी संख्या हमारी बनेंगी उनको हम परिपूर्ण संख्या कहेंगे या फिर परफेक्ट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें 6 को, 6 के गुणनखंड अगर हम आपसे पूछें तो क्या जवाब होगा आपका। 6 का गुणनखंड देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है कि नहीं, यही होगा 6 के गुणनखंड। तो इसमें 6 को छोड़ करके हम 6 को नहीं काउंट करेंगे इसमें, ठीक। अब इसमें जो भी गुणनखंड बचे हैं 3 हैं, इन तीनों को अगर हम ऐड करके देखिए 1 + 2 + 3, ये किसके बराबर होगा, 3 + 2 + 1 यानी 5 + 1 6 के बराबर। तो फिर यही तो हम बताएं आपसे कि ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों के योगफल के बराबर हो जाए। इसके गुणनखंड ये हैं, गुणनखंडों के योगफल के बराबर। इसको छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके जो भी गुणनखंड आएगा उसका अगर हम सम करेंगे तो उसी संख्या के बराबर हो जाएगा। इस तरह की संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, परिपूर्ण संख्या। तो 6 के गुणनखंड ये थे, 6 को हमको छोड़ देना है, इसको नहीं काउंट करना है। बाकी सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसी संख्या के बराबर हो रहा है। तो इसलिए हम 6 को क्या कहेंगे, परिपूर्ण संख्या कहेंगे। इसी तरह अगर हम 28 को देखते हैं तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा और 7 होगा, 14 होगा और क्या होगा, 28 होगा। हमने कहा है कि 20 लास्ट को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ देना है, 28 को नहीं लेना है। बाकी सबको ऐड कर कीजिए, कितना आएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आएगा, 7 4 11 2 13 1 14 14 + 14 कितना आएगा, 28। तो फिर ये उसी नंबर के बराबर है कि नहीं, 28 के बराबर। तो इस तरह से इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, परिपूर्ण नंबर कहेंगे, ठीक है। तो 1 डिजिट में तो हमारी 6 क्या है, परिपूर्ण नंबर है। 2 डिजिट में क्या आ गई, 28 आ गई। 3 डिजिट में अगर हम देखें तो 496, ये आपकी क्या है, ये भी एक परिपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इनको आप जो है याद रखेंगे। इस तरह से इसके भी गुणनखंड अगर आप निकालेंगे और 496 को छोड़ देंगे, उसमें सबको ऐड करेंगे तो जो आएगा, जो आपका सम आएगा वो 496 ही आएगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और डिफिनीशन इसकी लिख लेंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आगे की नंबर्स के बारे में। अब हम जानेंगे लास्ट में एक और है रामानुजम संख्या। व्हाट इज़ रामानुजम नंबर। अगर हम 2 संख्याएं लें, ठीक है, अगर हम 2 संख्याओं का घन करें, घन करने के बाद उनका योगफल निकालें, ठीक है, 2 अलग अलग संख्याएं लेते हैं, उनका हम घन करते हैं और उनका योगफल, घन करने के बाद योगफल निकालते हैं, जितना आएगा उसी योगफल के बराबर कोई अगर अन्य 2 संख्याएं ले और उनका भी घन करके उनका योगफल उसके योगफल के दूसरी वाली 2 नंबर्स लिए थे उनके घन के योगफल के अगर बराबर आ जाता है तो ऐसी नंबर क्या कहलाएगी, ऐसी नंबर आपकी कहलाएगी रामानुजन नंबर। जैसे मान लो हम कोई नंबर लेते हैं यन क्या है, कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, यन कोई नंबर है। यन को हम 2 तरीके से अगर प्राप्त करें, कौन कौन से तरीके से, एक तरीका है कोई एक नंबर ए है, दूसरी बी है, ए का क्यूब हम किए, एक पहली वाली का घन प्लस दूसरी वाली का घन, दोनों का सम जो है करने पर ये यन आ रहा है। अब इसी यन को प्राप्त करने का एक और तरीका है कि अगर हम 2 अन्य नंबर लें, उन दोनों का क्यूब करें और उन दोनों को प्लस करें। जैसे एक अन्य नंबर है सी और डी, सी का क्यूब करें और डी का क्यूब, इनका भी प्लस करने पर हमें यन ही प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या जो होगी वो कहलाएगी आपकी रामानुजम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपका है 1729,
एक नंबर है 1729, इसको हम जो है रामानुजम नंबर कह सकते हैं। कैसे? अगर हम 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब करते हैं तो हमारा आएगा 1729 आएगा। देखिए 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 10 का क्यूब 1000, दोनों को सम करेंगे कितना आएगा? 1729 आएगा। ठीक है, अब इसी 1729 को एक अलग तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 12 का क्यूब करें और 1 का क्यूब करें। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 1 का क्यूब 1, तो फिर 1728 प्लस 1 1729। हम 1729 को दो तरीक़ों से प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? दो तरीक़ों से, दो अलग अलग संख्याओं का क्यूब करके उनका सम निकाल के हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? रामानुजम नंबर। तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। यदि दी गई दो संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में दो अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त किया जा सके तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? रामानुजम नंबर। ठीक है, तो ये रहा आपके नंबर से रिलेटेड जितनी भी डिफिनीशंस हैं, जितने भी तरीके की नंबर्स आपके नंबर सिस्टम में यूज होनी है, तो उससे रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स रहे जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अपना नोट्स कंप्लीट करना है, साथ में जो है इसको रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है। एग्ज़ाम्स में अगर आप देखेंगे, अब इसको जो है पढ़ने के बाद जितनी नंबर्स के बारे में हमने चर्चा की है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नंबर से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चन बने होंगे प्रीवियस ईयर में, उनको आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस क्लास से जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में अच्छे से एक बार अध्ययन कर लिया तो, और आप सारे क्वेश्चन का जवाब जो है आसानी से दे पाएंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जो है क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और आगे इसी क्रम में जो है हम अपना जो है आगे की क्लास में देखेंगे इसके बाद कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत जो है लेक्चर के माध्यम से लेकर आऊँगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। साथ में अभी आपको हिंदी की क्लासेस भी मिल रही होंगी आदर्श सर के द्वारा, जिसमें अभी आपको जो वीडियो मिला होगा उसमें जो है पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है। देखिए, अब इसके बाद से जो है आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको जो है आपको क्रम वाइज आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कहीं भी कोई समस्या अगर आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें अवगत कराइए। आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। धन्यवाद साथी।